टॉपिक है फार्म बिल्स 2020, कृषि संशोधन विधेयक 2020, जिसमें 3 बिल पास हुए हैं लोकसभा राज्यसभा से। अभी तक इसको अपन बिल ही बोलेंगे क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये प्रेसिडेंट से साइन नहीं हुए हैं, तो अभी तक ये बिल हैं। जब ये साइन हो जाएंगे तो ये एक्ट बन जाएंगे, ऑर्डिनेंस बन जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि 3 बिल हैं, इनके नाम हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे, एक एक मेरिट निकालेंगे, डिमेरिट निकालेंगे, फिर अपन आएंगे कि विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फायदा होगा कि नहीं होगा। इनसे समझने से पहले अपन कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, जैसे बिल हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, लॉ हो गया, एक्ट हो गया, ये सब में डिफरेंस क्या होता है ना, ये समझ जाएंगे तो बिल समझने में ज्यादा समय अपन को लगना नहीं। ठीक, पहले समझिए बिल क्या होता है। बिल क्या है? इसेंशियली ए प्रपोजल टू मेक अ न्यू लॉ। अपन को नया लॉ बनाना है तो बिल एक प्रपोजल है। अब आप ऐसा समझिए, बिल इज अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है, मैंने दस्तावेज लिए, जाके लोकसभा राज्यसभा के सामने रख दिया कि ये इसको अपन को पारित करना है। तो जब तक वो पारित नहीं होता वो चीज बिल कहलाती है, वो दस्तावेज बिल कहलाता है कि हाँ ये आया है, इसको पारित करना, उससे पहले तक वो बिल कहलाएगा। ठीक, बिल जब पास होता है वो एक्ट कहलाता है। एक्ट को हिंदी में बोलते हैं अधिनियम, हिंदी में इसको लिख लेना। बिल को बोलते हैं विधेयक, एक्ट को बोलते हैं अधिनियम। जब बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होता है उसको बोलते हैं एक्ट। ठीक, मान लीजिए कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, क्या होता है पार्लियामेंट का एक सेशन में ड्यूरेशन होता है, पार्लियामेंट मान लीजिए सेशन में नहीं है तो बिल पास होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, बिल पास हो गया इमरजेंसी में, उसको ऑर्डिनेंस बोल देते हैं, ये ऑर्डिनेंस। ठीक, इसको हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं। विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस। ठीक, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल इमरजेंसी में पास हुआ, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, ऑर्डिनेंस। बिल पारित हुआ सबके सहमति से, एक्ट। एक्ट फिर जाके लॉ बनता है। लॉ मतलब नियम, ये अधिनियम है वो नियम है। ठीक, अब ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट सेशन में आई तो ऑर्डिनेंस को 6 हफ्ते का टाइम मिलता है, 6 वीक। 6 वीक के अंदर ऑर्डिनेंस को अगर पास करते हैं तो वो एक्ट बनता है, नहीं तो ऑर्डिनेंस इनवैलिड कहलाता है। ठीक, ये समझने वाली बात है। बिल समझ गए, एक्ट समझ गए, ऑर्डिनेंस समझ गए और ये प्रोसीजर समझ गए। ठीक, इसमें लोकसभा राज्यसभा से पारित होना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, तब जाके वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये आप चीजें समझ गए। अब अपन बात करते हैं फार्म बिल्स 2020, कृषि विधेयक 2020। ठीक, फार्म बिल्स 2020, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, इनको अपन पहले एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, मेरिट डिमेरिट निकालते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये बिल पास हुआ, अभी इसको बहुत विरोध चल रहा है, पूरे भारत में अच्छे से विरोध चल रहा है, तो इसको अपन पहले समझते हैं। फिर बिल नंबर 1 देखते हैं। पहला क्या है, भारत की दिक्कत ये है ना कि हर चीज का उनको विरोध करना है, मतलब कोई चीज समझनी नहीं है। अभी आधे से ज्यादा आप जनता को पूछिएगा कि फार्म बिल क्या है 2020, वो बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली कि क्या है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। लेकिन लॉकडाउन में सब फ्रस्ट्रेट हैं तो विरोध करना है तो करना है। बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं आप लोग, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, किस लिए आए आप लोग यहाँ पर? हमें रैली में आया, तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि उनकी कौन तानाशाही कर रहा है? तानाशाही सब लोग कर रहे हैं। हमें अपना भाई सुने तानाशाही। अच्छा, कौन? हमने पूछा किसी से वह विरोध क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी का विरोध करना है क्योंकि वो काम सही नहीं कर रहे हैं, ये भी काम सही नहीं होगा उनका, ये कहना था। नहीं, काम सही है नहीं है वो अपन तब डिसाइड करेंगे जब ये बिल को अपन समझेंगे। बिल को अपन समझ लिए फिर अपन ये बता सकते हैं कि मेरिट है कि डिमेरिट है। ठीक, पहला बिल पढ़ते हैं, इसको फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 प्रमोशन प्लस फैसिलिटेशन। ठीक, इसमें क्या है, पहला बिल क्या समझाता है अपन को कि पहले ये समझ लीजिए एपीएमसी क्या है। एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज बाजार समिति, कृषि उपज बाजार समिति इसको बोलते हैं। ठीक, ये भारत भर में 7000 से ज्यादा काम कर रही है कृषि उपज मार्केट कमेटी जो है। ठीक, इसको समझिए। अब आपको समझाते हैं कि क्या होता है भारत में। जैसे मान लीजिए किसान है,
एग्जाम्पल लीजिए उसी राजू का जिसका एग्जाम्पल हमने लिया था पिछले लेक्चर में। ये इसने उपज कमाई है वीट गेहूं जिसको उसको बेचना है। अब ये बेचने जाता है मंडी, एपीएमसी जो अपन बोल रहे हैं वहां जाता है, एपीएमसी में बेचता है। एपीएमसी में एक फिक्स रेट रहता है कि गेहूं अगर हम लेंगे तो 2000 रुपए टन लेंगे, ठीक। 2000 रुपए टन इसने एपीएमसी को बेच दिया। अब मान लीजिए कि हमको गेहूं खरीदना हम हमारे घर में, तो हम डायरेक्ट किसान से नहीं खरीदते, हम एपीएमसी मतलब ये जो है यहाँ पे काम करते हैं मिडिल मैन काम करता है एपीएमसी में। किसान से मिडिल मैन लिया एपीएमसी के द्वारा, अब मिडिल मैन बेचेगा उसको रिटेलर्स को और बड़े बड़े फैक्ट्रीज को, जहां से वो हमारे घर तक पहुंचेगा, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा है, ये पुरानी टेक्निक है जो अभी तक चल रही थी। किसान बेचा एपीएमसी को, एपीएमसी से मिडिलमैन के द्वारा रिटेलर्स हो गया, दुकान में गया, बाजारों में गया, जहां से हमको मिला, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। एपीएमसी जो चलाते हैं वो मिडिलमैन चलाते हैं, अड़तिया इसको बोलते हैं। उत्तर भारत में मिडिलमैन को अड़तिया बोलते हैं। एपीएमसी मिडिलमैन चला रहा है, यहाँ पे लेबर काम करते हैं, कुछ सीए काम करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की चीज है एपीएमसी, इसको मेंटेन करना है, इससे टैक्स मिलता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। ये सब चीजें हैं, एपीएमसी की बात है, ठीक। अब क्या समझना है, बिल वाला पहला बिल द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड इन कॉमर्स बिल 2020 प्रमोशन फैसिलिटेशन क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अब से किसान जो है, अब से किसान जो है वो कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकता है। जो किसान है वो उसको कोई ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स नहीं है, ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स नहीं इन द सेंस वो कहीं भी जाके अपना गुड्स सामान बेच सकता है। मतलब कि अगर वो छत्तीसगढ़ किसान है वो मध्य प्रदेश में जाके बेच सकता है, महाराष्ट्र में जाके बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। ये पहला पॉइंट है पहले बिल का। दूसरा पॉइंट है किसान डायरेक्टली सेल कर सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। मतलब यहाँ पे किसका रोल खत्म हुआ, एपीएमसी का। एपीएमसी और मिडिल मैन का रोल खत्म हुआ कि किसान क्या है डायरेक्टली किसको बेच सकता है, प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूशंस को बेच सकता है। यहाँ पे जो दिक्कत हुई वो मिडिल मैन हुई। जो मिडिल मैन में सरकारी जो आदमी काम कर रहे हैं उनकी जॉब गई, उनका दिक्कत हुआ। किसान क्या है डायरेक्ट प्राइवेट वालों को बेच सकता है और किसान कहीं भी जाके बेच सकता है। ये दो चीजें हो गई पॉइंट कि किसान ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स नहीं है, कहीं भी जाके बेच सकता है, और दूसरी बात क्या है मिडिल मैन को हटा के डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज को जाके बेच सकता है, जो पहले नहीं कर सकता था, ठीक। इसमें सोचने वाली बात यह है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है पहले वाले बिल का कि किसान को तो भारत में कभी कोई फाउंडेशन था ही नहीं बेचने का। तो पहला वाला जो पॉइंट सरकार पॉइंट आउट करेगी कि अब किसान के पास बॉर्डर्स है, उसके हाथ खुल गए हैं, वो कहीं भी जाके बेच सकता है, तो वो तो पहले से ही था। ऐसा कुछ अभी तो हुआ नहीं है कि नहीं वो दूसरे जगह जाके बेच सकता है, वो पहले से जाके बेच सकता था। तो ये पॉइंट डिमेरिट की तरफ जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है डायरेक्ट सेल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मतलब डायरेक्ट जो बेच रहे हैं एपीएमसी बंद होंगे, एपीएमसी बंद होंगे तो ये दिक्कत वाली बात है कि इसमें जॉब्स है कई लोग की, जो मिडिल मैन हैं, जो लेबर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट में स्टोरेज में काम करते हैं, उनकी जॉब चली जाएगी। तो ये दूसरी दिक्कत वाली बात हुई, ठीक। ये बिल नंबर 1 ये कहता है कि बॉर्डर्स नहीं है और डायरेक्ट सेल कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा, मान लीजिए एपीएमसी का रेट है 2000, मान लीजिए कि राजू आया बेचने गेहूं अपना एपीएमसी के पास, इनका रेट है 2000, ठीक। अब प्राइवेट कंपनी ये भी कर सकती है कि गेहूं का रेट 2200 कर सकती है, मतलब इससे किसान को हो सकता है फायदा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एपीएमसी जो प्राइवेट कंपनी हो 1800 करते हैं गेहूं का रेट, जिससे किसानों को घाटा हो। किसानों को डर इसी बात का है कि किसानों को घाटा होगा, 1800 रेट हो गया किसानों को घाटा होगा। अब जो 85% किसान हैं भारत में, 85% वो 2 हेक्टेयर वाले हैं, 2 हेक्टेयर जमीन है उनके पास, तो खेती कम करते हैं, कम खेती करते हैं तो उपज कम होती है, उपज कम होगी तो आप किसी प्राइवेट कंपनी से जाके लड़ नहीं सकते कि मेरे को रेट बढ़ा के दो। आपके पास 2 टन गेहूं हुआ है और आप किसी प्राइवेट कंपनी को जाके नेगोशिएट नहीं कर सकते
तो इसमें किसानों को लग रहा है डर और इसमें होगा उनको घाटा, जाहिर सी बात है। अगर आपकी उपज 20 टन है 40 टन है तब आप किसी कंपनी को बोल सकते हो कि हाँ रेट सही लगाने को, लेकिन आपकी उपज ही 2 टन है तो आप कैसे किसी प्राइवेट कंपनी से, बड़ी कंपनी से जाके बात कर सकते हैं कि आपको नेगोशिएशन मिले। तो ये डर है, इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात किसानों को डर है कि हम बुरे फंसे हैं। देखिए बिल नंबर 2 क्या कहता है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, एग्रीमेंट कहता है, इसको बोलेंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरे लैंग्वेज में। अगर मान लीजिए रबी की फसल हुई बीट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्राइवेट कंपनी वाला हूं, मैं गया किसके पास, किसान के पास गया, तो उसमें पहले बोल दिया कि भाई मैं तुम्हारी जो गेहूं की फसल होने वाली है उसको मैं 2200 रुपए प्रति कुंटल में खरीदूंगा। जब ये फसल हो जाएगी तो तुम मेरे को 2200 रुपए में फसल दे देना। ठीक, ये पहले एग्रीमेंट हो गया, मैं जाके बोल दिया और मैं जाके ले लिया। इसमें क्या है, आज तो मैंने इस साल 2200 रुपए में फसल खरीद ली, लेकिन आने वाले समय में फिर मैं 2200 रुपए दे पाऊंगा क्या किसान को? नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी वाला हूं, मेरे को अपना मुनाफा भी देखना है। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अमेज़न कंपनी भारत में जब आई थी आज से 7 साल पहले, तो हमको बुक फ्री में डिलीवर करती थी। आप 100 रुपए की बुक लो या 200 रुपए की बुक लो, फ्री में डिलीवर करती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि अब हमको 500 रुपए से ऊपर का ऑर्डर करना पड़ता है फ्री में डिलीवर करने के लिए। आज हो गया 2020, 7 साल पहले। आप देख लीजिए धीरे धीरे कंपनी क्या करती है, जब सेटअप होना रहता है तो अपना मुनाफा कम करके डिस्काउंट ज्यादा देके ऐसा काम चलाती है। लेकिन जैसे जैसे उसको सेटअप हो जाता है वो फिर एक रेंज बना लेते हैं कि नहीं आप इसकी डीलरशिप लीजिए तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, अब आप ये फॉलो करिए तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वैसे जियो मार्ट कंपनी है, जैसे मान लीजिए जियो मार्ट कंपनी जो फल बेचते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं एसी शोरूम्स में डायरेक्टली कस्टमर्स को, वो क्या करते हैं, वो यही करेंगे। आज तो आप 2200 रुपये दे रहे हो किसान से, लेकिन कल भी यहाँ 2200 रुपये नहीं दोगे, क्योंकि तब तक हो जाएगी एमएसपी बंद। एपीएमसी जो बात कर रहे थे हम लोग, एपीएमसी और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो हो जाएगी बंद इसलिए होगी क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी ही इन सब चीजों पे डील करेगी तो गवर्नमेंट एमएसपी और एपीएमसी पे क्यों पैसा लगाएगी, क्यों उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो किसानों को ये डर है कि एमएसपी हो जाएगी बंद, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो एमएसपी बंद नहीं होगी, ये नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी कहा है कि एमएसपी को हम बंद नहीं कर रहे हैं। एमएसपी बंद नहीं होगी, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी वाले ही अगर प्राइस को फ्लक्चुएट करेंगे तो एमएसपी की काम ही क्या है, एमएसपी की जरूरत ही क्या है। तो इससे किसान डरे हुए हैं कि आज तो हमको 2200 रुपये रेट मिल जाएगा जिससे हमको फायदा होगा, लेकिन कल के दिन वो 2200 सीधे 1800 हो जाएगा जो कि एमएसपी से कम हो जाएगा। तो इससे किसानों को हो जाएगा घाटा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात हो गई सेकेंड बिल। अब बात करते हैं थर्ड बिल के बारे में। अब तीसरा बिल आते हैं द एसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये क्या कहता है, मैक्सिमम बात करता है होर्डिंग के बारे में। पहले क्या होता था, हमारे पास ये नियम था कि हम ज्यादा चीज को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हमने गेहूं कुछ खरीदा, कुछ राइस खरीदा, उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, और सस्ते दाम में स्टोर कर लिया, जब सीजन आया उसका तो उसको बेच लिया। ये पहले इलीगल था। तो इसके एक एक्ट आया, एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट। उस एक्ट पे इस पे ढिलाई दे रहे हैं। जो अभी का बिल है वो ढिलाई ये दे रहा है कि अब आप कोई चीज स्टोर कर सकते हैं अपने पास। आपने सस्ते दाम में खरीद लिया, फिर उसको स्टोर करके रख लिया, जब उसकी रेट बढ़ी तब आप उसको बेच सकते हैं। इससे किसानों को ये घाटा है कि मान लीजिए कि मैं वीट बेचा हूं उसको 2000 रुपए में, ठीक, वीट बेचा है तो मैंने सस्ते दाम में वीट को खरीद लिया 2000 रुपए में, बहुत सारा वीट खरीद करके रख लिया। अब जब रेट इसका बढ़ा तो मैं इसको बेचूंगा, प्लस जब अगले साल किसान मेरे पास बेचने आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं यार मेरे पास तो रखा हुआ है स्टॉक, तो अगर तुम इसको 1400 में दोगे मैं लूंगा, 2000 में तो नहीं ले पाऊंगा। तो ये डर है किसानों को कि धीरे धीरे जब ये सिस्टम चलेगा तो उनका रेट कम हो जाएगा और दिक्कत होगी उनको। क्योंकि देखिए ये सब एग्जांपल जो है अमेज़न के, ये सब हमारे लिए इसलिए वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि 100-200 की बात होती है, 500 की बात होती है, लेकिन उस समय जो किसान की उपज की बात है, वो साल भर मेहनत करके इतना कमा रहा है, प्लस भारत के इकोनॉमी की बात हो जाएगी। अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये सब चीजें लागू हो गई और आज साल 2 साल अच्छी चलेगी, क्योंकि पेपर वर्क इतना अच्छा है, इतने अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है कि आज अच्छा लग रहा है, लेकिन साल 2 साल बाद किसानों को दिक्कत होने वाली है। और इतनी दिक्कत होने वाली है कि आप लोग खुद न्यूज में पढ़ते हुए किसान सुसाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये समझना जरूरी है। तीसरा बात होर्डिंग को बताता है, ठीक है। चलिए अब अपन ये बात करते हैं कि इसकी किसानों की प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे अपन डील करें।
अब चलिए देखते हैं डिमांड्स क्या है फार्मर्स की। ये सब तीनों चीज आपने समझ ली। अब देखते हैं डिमांड्स, जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये जो तीनों बिल आपने लाया है वो एक्ट्स आर नॉट फेवरेबल टू द कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है तीनों लॉ, ना कि फार्मर्स के लिए। बात सही है। दूसरी चीज फार्मर्स को बोल रहे हैं एमएसपी टू बी मेड ए लीगल राइट। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी, उसको लीगल राइट है, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक, ये किसानों का कहना है कि इसमें जो फायदा हो रहा है वो प्राइवेट कंपनीज को हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है। दूसरी चीज एमएसपी को लीगल किया जाए, क्योंकि देखिए एमएसपी गवर्नमेंट द्वारा 20 से ऊपर क्रॉप्स के बारे में आती है हर साल, लेकिन जो एमएसपी किसानों को मिल पाती है वो 2 या 3 क्रॉप्स की ही मिल पाती है। तो ये घाटा हो रहा है। तो इसको लीगलाइज करने की जरूरत है एमएसपी को, और रिफॉर्म करने की जरूरत है, ना कि बंद करने की। ठीक है। और एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी को बढ़ाता है, तो इसको गवर्नमेंट ही मेंटेन करे तो ज्यादा ठीक है, ना कि प्राइवेट कंपनीज। अगर एक एग्रीकल्चर जैसे इतने बड़े सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज डील करेंगी तो समझ लीजिए कि कल के दिन नुकसान गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब चीजें हैं। चलिए कंक्लूजन पे बात करते हैं। तीनों बिल समझ में आ चुके हैं हमको। अब हम कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो सरकार क्या बोल रही है कि हमने किसानों के हाथ खुले छोड़ दिए, किसानों के हाथ खुले छोड़ दिए, वो कहीं भी जाके बेच सकते हैं। भाई हम तो पहले भी जाके बेचते थे, हम पहले भी जाके किसी विषय में जाके बेचते थे, हमको कोई पाबंदी नहीं थी। आपका ये पॉइंट हो गया गलत। दूसरा लोग बोल रहे हैं हमने मिडिल मैन का रोल हटा दिया जो किसानों को परेशान करते थे, अब किसान डायरेक्ट जाके प्राइवेट कंपनीज को बेच सकता है। ठीक, अब बताइए कि मैं दूसरे स्टेट जाके प्राइवेट कंपनी को बेच रहा हूँ, मैं मान लीजिए महाराष्ट्र गया या एमपी गया, यहाँ पे किसी कंपनी को मेरे को गेहूँ बेचना है, वीट बेचना है, तो मैं डायरेक्ट कंपनी से बात करूंगा नहीं। कोई एक ऐसे आदमी को पकड़ूंगा जो मेरे को इस कंपनी से बात करवाए और मेरा सामान बिकवा दे, वो तो मिडिल मैन रहेगा ही। तो मिडिल मैन गया है। यहाँ जो एपीएमसी से मिडिल मैन गए, एपीएमसी से जितने भी जो सीए काम करते थे, जो लेबर काम करते थे, जो मिडिल मैन यहाँ पे रजिस्टर्ड थे गवर्नमेंट के, वो अपनी नौकरी से हाथ धोएंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये गलत बात हो गई जब उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। किसान के पास पहले भी हाथ पैर था कि वो बाहर जाके बेच सके, ऐसा कोई बॉर्डर था नहीं। दोनों कंक्लूजन हो गए गलत, कि आपने जो कंक्लूजन निकाला है दोनों हो गए गलत। ठीक है। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, एपीएमसी को समझने की ये बात है, एपीएमसी अपना रेट निर्धारित कर रही है, मान लीजिए 2 किसी भी चीज का। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आ गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिल के मुताबिक प्राइवेट कंपनी आ गई। अब प्राइवेट कंपनी सेट करेगी अपना, जो जरूरी नहीं है कि एपीएमसी से मैच करे। तो प्राइवेट कंपनी 1700 भी सेट कर सकती है, 2200 भी सेट कर सकती है। 2200 सेट करती है तो किसान को फायदा होगा, लेकिन अगर 1700 सेट करती है तो किसान को घाटा होगा। और ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है विदाउट एपीएमसी। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्राइवेट कंपनी से अपना रेट सेट करती जाएगी, तो एपीएमसी को तो बंद करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब आप खुद समझ लीजिए, जियो और बीएसएनएल के एग्जांपल देखिए, जियो और बीएसएनएल के एग्जांपल। जब जियो कंपनी आई थी भारत में, बीएसएनएल का देख लीजिए, तो जियो को जब अपना चीज सेटअप करना था वो हर चीज को फीड किया, ऑफर्स को बढ़ा चढ़ा के दिया, है ना। जब सेटअप हो गई पूरी तरह से, तब अभी उस समय बीएसएनएल था। आज आप बीएसएनएल का नाम निशान देखिए कि कितना कम हो गया है। उस समय जितने भी विलेजेस थे, इंटीरियर पोर्शन थे, वहां पे बीएसएनएल का नेटवर्क था। आज के डेट में देख लीजिए नेटवर्क है, लेकिन वहां पे जियो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता उन विलेजेस में। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसके वहां पे ग्राहक नहीं है। उन इंटीरियर विलेजेस में जियो के ग्राहक नहीं है, तो वो इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता। बीएसएनएल यहीं तक सीमित रह गया, केवल गांव तक। अब ऐसा नहीं रहा। अब आप देख लीजिए आज की डेट में अगर जियो को एयरटेल से कंपीट करना है या आइडिया से कंपीट करना है, अब आप देख लीजिए बीएसएनएल होने वाला बंद, जियो अपने ऑफर्स में आ गया है इन तीनों के बराबर। पहले जब इसको सेटअप करना था इन्हें बहुत ऑफर दिए, और जब इसकी कंपनी पूरी सेटअप हो चुकी है तो अब ये तीनों कंपनी आपस में होड़ में बची है कि नहीं। अगर इसका रिचार्ज प्लान 100 रुपए का है तो इसका रिचार्ज प्लान 110 का है, इसका रिचार्ज प्लान 90 का है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक, तो अब क्या ये लोग करते हैं, अगर अभी इन लोग ने कहा कि आपको 500 रुपए में रिचार्ज कराना है और वो 500 MB मिलेगा आपको डाटा, तो हम इस पे गवर्नमेंट को कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि पूरा इनके हाथ में नहीं सकती। अब आप खुद देख लीजिए कि ये प्राइवेट कंपनीज का हाल ये होता है। कल के दिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज बैठ गई तो हर चीज को फॉलो अप प्राइवेट कंपनीज ही करेंगी। अभी आप देख लीजिए कि अगर जियो एयरटेल बोली कि आपको 500 रुपए देना है और आपको 500 MB ही डाटा मिलेगा, तो इस पर गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनका पूरा सेटअप है।
ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी एपीएमसी की, जैसे अभी बीएसएनएल की हुई है, और जियो वैसी होगा जैसे कि प्राइवेट कंपनीज आ रही है। ठीक, तो ये कंक्लूजन है। इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों बिल्स क्या बोलते हैं, नाम से ही क्लियर हो जाता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको तीनों बिल समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे, अब आपको कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हाँ इससे फायदा होगा नुकसान होगा, तो अब आप इजीली विरोध कर सकते हो या विरोध नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है।